डियर स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द स्फेग्नम. नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द रिप्रोडक्शन इन स्फेग्नम. In sphagnum there are two types of reproduction. One is called vegetative reproduction, other is called sexual reproduction. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें इनोवेशन के द्वारा होता है. आइए हम जानेंगे इनोवेशन होता क्या है. ये स्फेग्नम का मेन एक्सिस है. मेन एक्सिस पर हम देख रहे हैं दो टाइप की ब्रांचेज होती हैं. डाइवर्जेंट जो अपवर्ड ग्रो करती हैं और फिर डाउनवर्ड हो जाती हैं, और पेंडेंट ऐसी ब्रांच है जो मेन एक्सिस से निकलती है और ड्रूप कर जाती है, नीचे की ओर चली जाती है. ये ड्रूपिंग ब्रांच भी कहलाती है और ये डाइवर्जेंट ब्रांच कहलाती है. जब इनोवेशन होना होता है तो ड्यूरिंग द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कोई भी ब्रांच मेन एक्सिस से निकलती है और एक ही डायरेक्शन में बढ़ती हुई चली जाती है और स्ट्रॉन्ग होती जाती है. यानी कि जो लेटरल ब्रांच निकलती है उसका जो एक्सिस होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एक नए पौधे के रूप में बिहेव करने लगता है. जबकि पिछला पार्ट जो पौधे का होता है, मैंने बताया था कि इनमें एसिड, स्फेग्नम में एसिड पाया जाता है, जिसके कारण इसका डिसइंटीग्रेशन कम्प्लीटली नहीं हो पाता है, क्योंकि इस पर बैक्टीरिया और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस की ग्रोथ नहीं हो पाती है. पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है और डिपोजिटेड ऑर्गेनिक कलेक्टेड पार्ट को मैंने कल बताया था कि उसे पीट कहते हैं. इसीलिए इस स्फेग्नम को हम पीट मॉस कहते हैं. तो इनोवेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक ब्रांच मेन एक्सिस से निकलेगी और बढ़ती ही चली जाएगी और बिहेव करने लगेगी एक नए प्लांट के रूप में. दूसरा मेथड अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्फेग्नम. हम जानते हैं कि स्फेग्नम में जो ये जीनस है स्फेग्नम, इसमें दो प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है. वन इज मोनोसियस, अदर इज डायोसियस. मोनोसियस स्पीशीज ऐसे प्लांट को कहते हैं जहां मेल और फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन डेवलप्स ऑन द सेम प्लांट. और डायोसियस स्पीशीज हम ऐसे पौधों को कहते हैं जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट सेपरेट प्लांट पर होता है, अलग अलग होता है. यहाँ इसकी लाइफ साइकिल को समझने के लिए हम इसे मोनोसियस स्पीशीज मानते हैं. यदि ये मोनोसियस स्पीशीज है तो यहाँ देखिए मैंने मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक साथ यहाँ दिखाने की कोशिश की है. लुक हियर, दिस इज द एंथेरिडियल ब्रांच. देखिए ये एंथेरिडियल ब्रांच है. एंथेरिडियल ब्रांच हमको कैटेकिन की तरह दिखाई देता है. इट लुक्स लाइक द कैटेकिन. इट इज लार्जर देन द फीमेल ब्रांच. फीमेल आर्चिगोनियल ब्रांच से मेल ब्रांच थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है और क्राउडेड लीफ ऊपर से दिखाई देती है जो मेल सेक्स ऑर्गन को ढकने का काम करती है. इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ हम देखने की कोशिश करें तो हमें ये दिखाई देता है कि एंथेरिडिया मेन इसके एक्सिस के दोनों ओर डेवलप होती हुई दिखाई देती है. प्रत्येक एंथेरिडिया लीफ से ढकी हुई है, लीफ से प्रोटेक्टेड है. ऐसी लीफ जो मेल सेक्स ऑर्गन को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, दैट लीफ इज कॉल्ड पेरिगोनियल लीफ. यानी पेरिगोनियल लीफ, देन द एंथेरिडियम, फिर पेरिगोनियल लीफ, फिर एंथेरिडियम, फिर पेरिगोनियल लीफ, फिर एंथेरिडियम. ऐसा ही अल्टरनेट या कंडीशन दोनों साइड में हमको दिखाई देता है. तो अगर एंथेरिडियम की हम बात करें तो एंथेरिडिया देखिए यहाँ हमने अलग बना के दिखाने की कोशिश की है. याद रखना है आपको कि स्फेग्नम के केस में जो एंथेरिडियम होता है उसका स्टाक बहुत लंबा होता है. ना मार्केंसिया का, ना रिक्सिया का, ना एंथोसेरॉस का. सबसे लंबा आपने किसका पढ़ा? स्टाक 2 to 3 सेल्ड थिक होता है और ये लंबा स्टाक होता है. ऊपर इसके ग्लोबोस, स्फेरिकल या सेमी ग्लोबोस
स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम एंथेरिडियम कहते हैं। एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन है एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर एंड दैट लेयर इज नोन एज जैकेट लेयर। इस लेयर को हम जैकेट लेयर कहते हैं। जैकेट लेयर से जो अंदर फर्टाइल सेल्स हैं वो प्रोटेक्टेड होती हैं और अंदर की जो सेल्स हैं ये पहले स्पोरोजिनस सेल होती हैं, फिर ये एंड्रोसाइट मदर सेल बनाती हैं। एंड्रोसाइट मदर सेल डिवाइड होकर के एंड्रोसाइट सेल्स बनाती हैं। एंड्रोसाइट सेल्स फाइनली गेट मेटामॉर्फोसिस इनटू biflagellated unicellular uninucleated structure and this structure is called antherozoid. So you can say the antherozoid is the male gamete, antheridium is male sex organ and this catkin like structure is the antheridial branch. इस तरह आपने मेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट को देखा। आइए अब हम देखते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट यहाँ कैसे हो रहा है। देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट जिस ब्रांच पर होता है वो ब्रांच बहुत छोटी सी होती है। ये देखिए मेल ब्रांच इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ फीमेल ब्रांच हमको फ्लावर लाइक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस ब्रांच को हम कहते हैं आर्चिगोनियल ब्रांच। इस आर्चिगोनियल ब्रांच का जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं देन वी विल फाइंड हियर कि आर्चिगोनिया हमको ग्रुप में दिखाई दे रही है। इस केस में हम देख रहे हैं सबसे पहले जो आर्चिगोनिया डेवलप होती है दैट आर्चिगोनिया इज ओल्डर और इसके अगल बगल जो डेवलप होती है वो यंगर होती है। तो इस आर्चिगोनियम को हम कहते हैं प्राइमरी आर्चिगोनियम। दिस आर्चिगोनियम इज कॉल्ड प्राइमरी आर्चिगोनियम और ये वाली आर्चिगोनिया क्या कहलाएगी? सेकेंडरी आर्चिगोनिया। तो प्राइमरी आर्चिगोनिया सेंट्रली लोकेटेड होती है और सेकेंडरी आर्चिगोनिया उसके बगल पाई जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जो आर्चिगोनियल ब्रांच है वो यहाँ मैसिव दिखाई दे रहा है और यहाँ से प्रोटेक्शन के लिए लीव्स निकली हैं जो इस आर्चिगोनिया को प्रोटेक्शन का काम करती हैं, सुरक्षा देने का काम करती हैं। इन्हें हम पेरीचिटियम कहते हैं या पेरीचिटियल लीफ कहते हैं। ये देखिए सबसे बाहर वाली बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई कंप्लीटली इसको सुरक्षा देने का काम करती है। यहाँ वन थिंग हो एंथेरिडियल ब्रांच में एक बात और आपको याद कर लेना है कि ओल्डेस्ट एंथेरिडिया इज सिचुएटेड एट द बेस, यंगेस्ट एंथेरिडिया इज सिचुएटेड एट द टॉप, यानी एक्रोपिटल मैनर में अरेंजमेंट है। एक्रोपिटल अरेंजमेंट हम ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं जहाँ यंगेस्ट ऊपर हो और ओल्डेस्ट नीचे हो। तो यहाँ आपने आर्चिगोनियम के बारे में जाना। आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ये 5 से 6 नेक सेल्स की बनी होती हैं। 5 to 6 नेक सेल्स, वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स 5 to 6 होती हैं जिनसे नेक का फॉर्मेशन होता है। कवर सेल यहाँ ऊपर होता है जो आर्चिगोनियम का टॉप मोस्ट रीजन कहलाता है। कवर सेल की संख्या 8 होती है। नेक कैनाल सेल की अगर हम बात करें तो नेक कैनाल सेल इट इज 8 to 10 नंबर, यानी कि इसकी नेक लंबी होती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत लंबा हो तो आप देखिए जब वो बूढ़ा होता है तो वो झुक जाता है, ऐसे ही यहाँ आर्चिगोनिया लंबी हो गई है तो इसीलिए ये आर्चिगोनिया थोड़ा झुक जाती है मैच्योरेशन के बाद। नीचे के पार्ट को देखें, अगर हम इस आर्चिगोनिया की कल्पना करें तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यानी फ्लास्क से ऊपर का नैरो पार्ट है, ये पार्ट नेक कहलाता है। यहाँ से अगर हम यहाँ तक की बात करें तो कैसा पार्ट है? ये नेक है। और ये जो ब्रॉडर पार्ट है दैट पार्ट इज कॉल्ड वेंटर। वेंटर को हम देखते हैं 2 भागों में बटा होता है, वीसीसी और एक्सेल। वीसीसी की संख्या 1 होती है, एनसीसी की संख्या 8 से 10 होती है। ऑन द मैच्योरिटी, जब ये एक्सेल मैच्योर हो जाता है एट दैट टाइम इट नीड फर्टिलाइजेशन। इसको आवश्यकता होती है किस चीज़ की? फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले क्या होता है? एनसीसी और वीसीसी की सारी सेल डिसइंटीग्रेट होने लगती हैं और कवर सेल
एक दूसरे से अलग होने लगती है, एक पोर का फॉर्मेशन कर देती है। जो एनसीसी और बीसीसी के गलने से केमिकल बना, वो केमिकल बाहर की ओर सिक्रीट होने लगता है, निकलने लगता है, और यही केमिकल अट्रैक्ट करता है इस एंथ्रोजॉइड को। एंथ्रोजॉइड इस डिजिंटीग्रेटेड केमिकल मटेरियल के प्रति अट्रैक्शन दिखाता है और मूव करता हुआ यहाँ आता है और फाइनली गेट फ्यूज विद द फीमेल एग सेल। ये मान लीजिए कि ये एंथ्रोजॉइड है और यहाँ ये एग सेल है, तो ये एंथ्रोजॉइड यहाँ आएगा, इससे मिलेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा किस चीज का? ज़ाइगोट का। अभी तक हम प्लांट को देख रहे थे तो ये हैप्लॉइड था, गैमेटोफाइट था। इसका मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, सभी जगह क्रोमोसोम की संख्या कैसी थी? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट बिकम्स डिप्लॉयड इन कंडीशन, क्योंकि एन नंबर क्रोमोसोम यहाँ है और एन नंबर यहाँ है, दोनों जब मिक्सिंग हो गई दोनों की, तो 2n का फॉर्मेशन हो गया। सो यू कैन से जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये जो जाइगोट है ये स्पोरोफिटिक कंडीशन का, स्पोरोफिटिक या स्पोरोफाइट फेज का पहला स्टेप है या पहली कोशिका। यही जाइगोट बार बार डिवाइड होगा और फॉर्मेशन करेगा एंडोथीसियम और एम्फीथीसियम सेल्स का। एंडोथीसियम से फॉर्मेशन होता है कॉलुमेला का, ये आपको याद रखना है। इन केस ऑफ स्पेक्ट्रम द कॉलुमेला इज डेवलप्ड थ्रू द एंडोथीसियम, और एम्फीथीसियम से फॉर्मेशन होता है स्पोर सैक का और इस कैप्सूल वॉल का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से यहाँ देखिए जाइगोट किस चीज में बदल गया है? स्पोरोफाइट में। यहाँ ये स्पोरोफाइट अगर हम इसका देखें, ये देखिए यहाँ बिल्कुल ये गोल स्ट्रक्चर है। इसका ये जो बेसल पोर्शन है वो हमको बल्बस दिखाई दे रहा, जिसे हम फूट कहते हैं। ये फूट का पार्ट है, दिस इज फूट, ये फूट है, और ये पूरा पार्ट कहलाता है कैप्सूल। इसे कैप्सूल कहते हैं, इसे फूट कहते हैं। यानी इसका जो नेक वाला पार्ट है वो कंस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल संकुचित हो गया। ये देखिए ये वाला पार्ट नेक कहला सकता है। यानी हम विजिबल पार्ट इसका जो बहुत अच्छी तरह डेवलप पार्ट देख पाते हैं वो क्या है? कैप्सूल है और फूट है। ये जैसे ही यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और इस कैप्सूल का डेवलपमेंट होने लगता है, तो यहाँ का पोर्शन, यहाँ की जो सेल्स होती हैं तेजी से ग्रो करती हैं और एक लंबा सा स्टाक बना देती हैं, जिसे हम ये स्यूडोपोडियम कहलाता है। यानी जाइगोट है वो डेवलप होकर के स्पोरोफाइट को बनाता है, और जाइगोट में डिवीज़न होता है बार बार, वर्टिकल डिवीज़न, ट्रांसवर्स डिवीज़न, पेरिक्लिनल डिवीज़न, एंटीक्लिनल डिवीज़न, इस तरह से डिवाइड होकर के मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट को जन्म दे लेता है। स्पोरोफाइट हमें दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। अपर पार्ट ग्लोबोस पार्ट इज कॉल्ड कैप्सूल, द लोअर पार्ट इज कॉल्ड फूट, एंड दिस फूट इज बल्बस इन नेचर, बल्ब की तरह दिखाई दे रहा है। सीता का पार्ट बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड यहाँ पर हमको दिखाई देता है। फूट जो होता है वो एक कैविटी में या एक बल्बस स्ट्रक्चर में फिट होता है, जिसे वेजिनुला कहते हैं। वेजिनुला इज द वेजिटेटिव पार्ट, इट इज नॉट फर्टाइल इन नेचर। और इसका जो बेस होता है, जो ये स्टाफ हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडियम। स्यूडोपोडियम इज ऑल्सो स्टेराइल इन नेचर, ये भी स्टेराइल होता है। फर्टाइल पार्ट अगर हम देखें तो हमको ये स्पोर सैक यहाँ दिखाई देता है। स्पोर सैक इन केस ऑफ स्पेक्ट्रम इज डोम शेप्ड। जैसा आपने पढ़ा गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज में आपने मेन प्लांट को देखा, उसके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को देखा, मेल और फीमेल गैमीट को देखा। लेकिन जैसे ही जाइगोट बनेगा ये डिप्लॉयड हो जाएगा और स्पोरोफाइट को जन्म देगा। स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर को मैंने आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ हम देखें कि जब स्पोरोफाइट के कैप्सूल की हम स्टडी करते हैं तो यहाँ हमें स्पेशल सेल दिखाई देती है। यहाँ देखिए बड़ी बड़ी सेल है, प्रोमिनेंट सेल है। ये इतने पोर्शन को, इतना ऊपर अपर मोस्ट सेल जो उनको दिखाई दे रही है, ये बनाती हैं ऑपरकुलम। जैसे ये लिड है और लिड को हम ऑपरकुलम कहते हैं।
लिड और कैप्सूल वॉल, ये कैप्सूल वॉल है और ये ऑपरकुलम, इन दोनों के बीच में जैसे प्रेशर कुकर में आपने रबर का एक रिंग देखा होगा लगा रहता है, ऐसे ही यहाँ पर वीक सेल्स का एक सर्कल होता है एंड दैट इज कॉल्ड एनुलस। यहाँ से सेल बहुत कमजोर होती हैं, छोटी छोटी सेल होती हैं। पूरा ये कैप्सूल का रीजन कॉलुमेला की सेल से भरा होता है। कॉलुमेला की सेल्स का काम होता है वाटर का कंडक्शन करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और यहाँ डोम शेप में हमको दिखाई देता है या आर्क के रूप में हम यहाँ देख रहे हैं तो स्पोर सैक दिखाई देता है। स्पोर सैक के अंदर स्पोर मदर सेल होगी। स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा जिससे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्पोर्स पुनः कौन सी फेज को ला रहे हैं? हैप्लॉइड फेज को ला रहे हैं। अब हम इसका पढ़ते हैं कि डेहिसेंस कैसे होता है। जब स्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो उन्हें बाहर निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि स्पोर्स से ही फॉर्मेशन होता है। जब वो जर्मिनेट करता है स्पोर तो नए पौधे का जन्म होता है। तो इस स्पोर को बाहर आना होगा। स्पोर अब बाहर कैसे आता है इसे समझने की आवश्यकता है। देखिए, जब स्पोर मैच्योर हो जाएगा तो इस गैमेटोफाइट से यहाँ से वाटर की सप्लाई बंद हो जाएगी, यहाँ से वाटर की सप्लाई बंद हो जाएगी और ये जो कैप्सूल वॉल है ये सनलाइट के कारण डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। यहाँ स्टोमाटा जैसे छोटे छोटे अपर्चर भी पाए जाते हैं जिनसे एयर अंदर जाने लगेगी, तो अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर में अंदर प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है तो आप देखते हैं कि प्रेशर कुकर की सीटी ऊपर हो जाती है और गैस निकलने लगती है। वैसे ही यहाँ हम देखें कि जब यहाँ अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, एयर प्रेशर अंदर का बढ़ जाता है तो वो एक प्रेशर मारने लगता है, ऊपर की ओर एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। वॉल में जो पोर थे उन पोर से जो एयर अंदर गया और कॉलुमेला में ऑटोमेटिक एक प्रेशर डेवलप हो गया, क्योंकि नीचे से वाटर की सप्लाई बंद हुई तो सेल सूखने लगी और श्रिंकेज हो गई उनमें, और उन सेल्स की जगह जो स्पेस था वो किसने ऑक्युपाई कर लिया? एयर ने। तो यानी अंदर का एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब एयर प्रेशर यहाँ का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये अपवर्ड प्रेशर लगाने लगता है, जिसके कारण जैसे हम प्रेशर कुकर की सीटी पर ध्यान ना दें और बहुत ज़्यादा अगर देर तक हम प्रेशर कुकर को चढ़ा देते हैं आग के ऊपर तो ऐसी दुर्घटना भी हो सकती है कि लिड बाहर की ओर निकल जाए। ठीक उसी तरह देखिए, यहाँ से प्रेशर लगेगा और ये ऑपरकुलम वायलेंटली बहुत तेजी से बाहर की ओर गिरेगा। प्रेशर कुकर जब ये ऑपरकुलम बाहर की ओर गिर जाएगा ऐसे और ऑपरकुलम का संबंध कैप्सूल वॉल से डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। प्लस की जो सेल्स होती हैं ये वीक होती हैं, छोटी होती हैं, पतली होती हैं और यही वो सेल हैं जिनके कारण नीचे से प्रेशर लगने के कारण ऑपरकुलम एक ढक्कन की तरह बाहर निकल जाता है। जिस समय इनका डेहिसेंस हो रहा होता है ये स्फेरिकल कैप्सूल का शेप कुछ एलोंगेटेड हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। जिस प्रकार से बंदूक से गोली निकलती है, बंदूक से गोली बहुत वायलेंटली तेजी से निकलती है, ठीक इसी तरीके से इतना एयर प्रेशर यहाँ अंदर जनरेट हो जाता है कि ये स्पोर सैक फट जाता है और लिड के बाहर गिरने के बाद ये फटा हुआ स्पोर सैक बाहर की ओर निकल जाता है और इसके अंदर जितने भी स्पोर्स होते हैं वो उस आसपास के क्षेत्र में बिखर जाते हैं। कई सेंटीमीटर तक ये उड़ करके नीचे गिरता है ऑपरकुलम। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे बंदूक की गोली वायलेंटली निकलती है ऐसे ही स्फेगनम के स्पोरोफाइट से स्पोर्स बाहर निकलते हैं। इसीलिए इसके डेहिसेंस को एक नाम दे दिया गया और इसे कहते हैं एयर गन मैकेनिज्म।
एयर गन मैकेनिज्म, और शॉर्ट नोट में आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज एयर गन मैकेनिज्म, यानी एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है, एग्जामिनर जानना चाहता है डेहिसेंस ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ द स्फेगनम। अब देखिए जो जमीन में गिर गया है, ये ट्राइरेडिएट रिज इस पर दिखाई दे रही है, ये हैप्लॉइड है, जबकि जाइगोट डिप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड है क्योंकि यहाँ पर हो गया है रिडक्शन डिवीजन। कुछ स्पीशीज में हम देखते हैं कि जब स्पोर जमीन में गिरता है और फेवरेबल कंडीशन है तो स्पोर तुरंत जर्मिनेट कर जाता है, और अगर इन्वायरमेंट फेवर नहीं करता है, क्लाइमेट वहाँ का फेवर नहीं करता है, तो ये रेस्टिंग फेज में चला जाता है, कुछ हफ्ते तक के लिए या 1-2 महीने के लिए रेस्टिंग फेज में चला जाता है। ऑन कमिंग द फेवरेबल कंडीशन इट स्टार्ट टू जर्मिनेट। ये 2 लेयर से घिरा होता है, एक्साइन और एंटाइन। के समय स्पोर जर्मिनेट करके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं। प्राइमरी प्रोटोनिमा की जो मार्जिनल सेल होती हैं, एपिकल सेल होती हैं, वो सेल फिर मेरिस्टेमेटिक नेचर की हो जाती हैं, जिससे ये लीफी स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी कहते हैं। और फाइनली ये लीफ लाइक जो बड है दैट इज फाइनली converted into adult plant of the sphagnum. In this way you have seen here the sphagnum, it is gametophytic in nature, it develops the male and female sex organ, then develop the male and female gamete. After fusion it form the zygote, zygote develop the sporophyte, sporophyte shows the reduction division in their spore sac, or spore sac becomes haploid in nature. Spore germinate to form the protonema, and that protonema is this protonema, and this protonema its marginal cell develops the secondary protonema, which becomes leaf like which develops leafy bud like structure, and this leafy bud like structure again develop the new plant of the sphagnum. इस तरीके से इस पूरी प्लांट की लाइफ साइकिल को अगर हम देखें तो इसके जीवन में हमें गैमेटोफिटिक फेज लंबे समय तक दिखाई देती है, और स्पोरोफिटिक फेज जाइगोट के द्वारा और इस स्पोरोफाइट के द्वारा हम जान सकते हैं। तो आप इस पूरे फिगर को, इस पूरे बोर्ड पर जितने फिगर बने हैं, यदि एग्जाम में आपसे लाइफ साइकिल पूछी जाती है तो ये सारे फिगर बनाए जाएंगे। और यदि आपसे केवल स्पोरोफाइट पूछा जाता है एग्जाम में तो केवल आप इस फिगर को ड्रा करेंगे, इसके साथ इस स्ट्रक्चर को भी आप बना सकते हैं। इसका डेहिसेंस आपसे अगर पूछा जाएगा तो डेहिसेंस का मतलब कि कैप्सूल कैसे फटता है और स्पोर कैसे गिरता है, इस मैकेनिज्म को पूछा जा सकता है आपसे एयर गन मैकेनिज्म के रूप में। तो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या है, एयर गन मैकेनिज्म, स्पोरोफाइट ऑफ द स्फेगनम या लाइफ साइकिल ऑफ द स्फेगनम।